स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ममता डाल, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा असेंट ऑफ सैप, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, रसारोहण। पहले तो अपने इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, प्लांट के अंदर जब वाटर उसकी रूट के अंदर आ जाता है, मतलब प्लांट जो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है, जल का अवशोषण करता है। जल अवशोषण का मतलब क्या होता है, पानी का सॉइल से, मिट्टी से जड़ में आना, इसको अपने क्या बोलते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन। अब वो पानी जो है वो क्या करता है, जड़ से वायवीय भागों में जाता है। मतलब पहले जो पानी है वो जड़ से स्टेम में जाएगा, स्टेम से फिर क्या होगा, ब्रांचेस में, मतलब शाखाओं में, और उसके बाद में किसके अंदर जाता है, पत्तियों में जाता है। तो इस तरीके से पानी का रूट से वायवीय भागों में जाना, इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, रसारोहण। इसका मतलब पूरे प्लांट के अंदर पानी जो होता है वो 2 स्टेप के अंदर कंप्लीटली उसके अंदर पहुंचता है। सबसे पहले पानी जो होता है, जैसे यहाँ पे अपने डायग्राम से समझे, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये उसकी रूट है। सबसे पहले क्या होगा, सॉइल से पानी क्या करेगा, जड़ों में जाएगा, रूट में जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाटर अब्जॉर्प्शन या फिर जल अवशोषण। उसके बाद में ये जो पानी होगा ये क्या करेगा, पौधे के वायवीय भागों में जाएगा। मतलब अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज असेंट ऑफ सैप। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, पानी जो है वो जड़ से कहाँ जा रहा है, ऊपरी भागों में जा रहा है, वायवीय भागों में जा रहा है। तो इस तरीके से अगर अपने इसको डेफिनेशन वे में बोले तो जल का जड़ से वायवीय भागों में जाना, इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, वायवीय भागों का मतलब यहाँ पे क्या है, जल का पौधे के ऊपर की ओर जाना, पौधे के ऊपरी भागों में पहुंचना, उसका तना है, उसकी पत्तियां हैं, वहां पर पहुंचना। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, रसारोहण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंट ऑफ सैप। अब यहाँ पे जैसे अपने इस चीज़ को देखें कि जो असेंट ऑफ सैप होता है प्लांट के अंदर, अपने को हालांकि ये बात पता है कि जो प्लांट के अंदर वाटर का जो कंडक्शन करता है या पानी को जो ऊपरी भागों में लेके जाता है वो कौन लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो फूड का कंडक्शन करता है, भोजन का जो परिवहन करता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। जबकि जल का जो परिवहन करता है वो कौन करता है, जाइलम करता है। इसलिए जाइलम और फ्लोएम बोथ आर वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स का मतलब क्या होता है, सहवन उत्तक। वो उत्तक जो क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। जब किसी प्लांट के अंदर इस तरीके से पूरा का पूरा मटेरियल, जैसे अपने बात करें वाटर है, ठीक है, तो वाटर क्या हो रहा है, एक साथ पूरा का पूरा ऊपर की ओर चढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है इसे क्या बोला जाता है, बल्क मूवमेंट, या फिर इसको थोक प्रवाह भी बोला जाता है, या आप इसके लिए एक शब्द और यूज कर सकते हैं, मास फ्लो। तो यहाँ पे अगर मैं टर्म लिखूं, थोक प्रवाह या फिर इसको मास फ्लो, ठीक है। ये जो है इसका मतलब क्या होता है वास्तव में, इसमें जो लंबी दूरी का परिवहन होता है, लंबी दूरी का परिवहन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्लांट की रूट है, ठीक है, प्लांट की रूट जब वो क्या कर रही है, पानी को एक साथ ऊपर की ओर भेज रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक मतलब एक बल्क मूवमेंट हो रही है, पूरा को पूरा इकट्ठा उस वाटर को क्या किया जा रहा है, ऊपर की ओर भेजा जा रहा है। उस वाटर के अंदर मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अपने बात करें फ्लोएम की, फ्लोएम जो होता है वो प्लांट के लीफ के अंदर जब फूड बनता है तो उस फूड को क्या करता है, वो एक साथ मतलब इकट्ठा करके क्या करता है, उस फूड को नीचे की ओर भेजता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर है, मिनरल्स है, फूड है, ये क्या कर रहे हैं, एक साथ जो इनकी इकट्ठी मात्रा में जो इनकी मूवमेंट हो रही है और बहुत दूरी तक इनकी मूवमेंट हो रही है। अब जैसे अपने बात करें प्लांट के अंदर जो लीफ है, लीफ से फूड जो है वो रूट तक आ रहा है, मतलब काफी दूरी तक मतलब जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसके अलावा वाटर जो है वो क्या जा रहा है, रूट से ऊपरी भागों में जा रहा है, ये भी क्या है, काफी डिस्टेंस का मतलब ट्रांसपोर्ट है। तो इसलिए फूड प्लस वाटर जो एक साथ प्लांट के अंदर लीफ में जाते हैं, उसके अलावा लीफ से रूट के अंदर आते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट होता है इसे अपने बोल सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या लंबी दूरी का परिवहन। और लंबी दूरी का परिवहन जो करते हैं वो कौन करते हैं, अगर फूड है तो फूड का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है, और अगर जल है तो जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। और इस पूरे के पूरे फूड या फिर जो वाटर है, इन सब का जो एक साथ जब कंडक्शन होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर, तो उस पूरे के पूरे कंडक्शन या इनका जो स्थानांतरण होता है इसको अपने क्या बोलते हैं, थोक प्रवाह या फिर मास फ्लो। तो अगर अपने इसको डेफिनेशन वे में बोले तो मान लीजिए जैसे रूट है और लीफ है, ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या होगा, प्रेशर का डिफरेंस होगा, ठीक है, मटेरियल का जो कंसंट्रेशन है उसका क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो इन दोनों पॉइंट पे डिफरेंस है, उस डिफरेंस के कारण क्या होते हैं, मटेरियल जो होते हैं वो रूट से ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो ये जो फ्लो होता है या ये जो मूवमेंट होती है, इस प्रकार की जो मूवमेंट होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, थोक प्रवाह या फिर मास फ्लो। अब यहाँ पे अगर अपने बात करें
कि जो थोक प्रवाह है या जो मास फ्लो है क्या वो डिफ्यूज़न से अलग है? हाँ, वो डिफ्यूज़न से अलग है। डिफ्यूज़न में क्या होता है, जैसे एक से दूसरी सेल के अंदर मतलब जो मटेरियल होते हैं उनको भेजे जाते हैं, जबकि जो थोक प्रवाह होता है वो उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको एक साथ मतलब इकट्ठा बल्क मूवमेंट का मतलब क्या था, एक साथ उनको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। तो ये जो परिवहन होता है इसे अपने क्या बोलते हैं, लंबी दूरी का परिवहन। तो यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं असेंट ऑफ सैप, मतलब पानी जो होता है उस पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो कैसे ऊपर की ओर जाते हैं। तो वास्तव में रसारोहण जो है वो भी क्या है, एक प्रकार का बल्क मूवमेंट या फिर क्या है, एक थोक प्रवाह है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या किया जा रहा है, पानी को एक साथ ऊपर की ओर चढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे अपने ये बात बोल रहे हैं कि जो वाटर का मूवमेंट करता है वो कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, इस प्रयोग को दिखाने के लिए या इस बात को सिद्ध करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट है उसको अपने कौन सा एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट या फिर वलियन प्रयोग। इस प्रयोग के अंदर क्या किया गया, मान लीजिए जैसे दो प्लांट है, ठीक है, प्लांट ए और बी। ए प्लांट के अंदर रिंग फॉर्म में क्या किया गया, उसका जाइलम हटा दिया गया, उसका जाइलम रिमूव कर दिया गया। तो देखा गया इसका जो जाइलम है उसको क्या कर दिया, हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया गया एक रिंग फॉर्म के अंदर उसको, मतलब जैसे अपने कोई प्लांट है तो उस प्लांट के अंदर जैसे अपने को बताया जी कि उसके जो वैस्कुलर जो उसके अंदर पादप जो उत्तक होते हैं जिसमें जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, एपिडर्मिस होता है, ठीक है, कोर्टेक्स वगैरह होते हैं। तो अगर इनको मतलब अपने को हटाना है तो अपने को पता है जो स्टेम होता है उसको क्या होता है, एक मतलब गोलाकार शेप के अंदर होता है जो मैक्सिमम अपने प्लांट देखने को मिलते हैं। और उनके अंदर अगर अपने रिंग फॉर्म के अंदर पूरी के पूरे, अब जाहिर सी बात है जैसे मान लीजिए स्टेम है तो अगर अपने इसके अंदर से कोई पार्ट हटा रहे हैं तो उसको पूरे एक रिंग फॉर्म में हटाएंगे। तो क्या किया गया, इसका जाइलम हटा दिया गया जबकि इसके अंदर जाइलम था। तो कुछ देर बाद देखा गया कि इस पौधे की पत्तियां मुरझा गई। मुरझा क्यों गई, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वाटर का कंडक्शन हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वाटर का कंडक्शन कौन कर रहा था, जाइलम कर रहा था। जब जाइलम ही नहीं है तो पानी ऊपर तक कैसे पहुंचेगा। इसलिए ये जो प्रयोग है, जो वलियन प्रयोग है, जो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है, इसके थ्रू सिद्ध किया गया कि प्लांट्स के अंदर जो रसारोहण की क्रिया जो होती है, असेंट ऑफ सैप जो होता है, वाटर जो ऊपर की ओर जा रहा है वो किसकी मदद से जा रहा है, जाइलम की मदद से जा रहा है। उसके अलावा जो वलियन या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था ये किसने किया था, मेलपिगी नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, तो ये इसको अपने क्या बोलते हैं, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट जो है इसको फ्लोएम का फंक्शन दिखाने के लिए भी इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। अपने को पता है कि प्लांट्स के अंदर जो फूड का कंडक्शन करता है, भोजन का जो परिवहन करता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, तो इस प्रयोग को अपने एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। क्या किया जाए, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट के अंदर क्या किया, रिंग फॉर्म में, एक रिंग फॉर्म के अंदर क्या किया गया, छाल को हटा दिया गया जिसको अपने क्या बोलते हैं, बार्क, उसको हटा दिया गया। अब बार्क है तो बार्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोएम उपस्थित होता है। तो जब इसका मतलब रिंग फॉर्म के अंदर इसके छाल को हटा दिया मतलब आपने उसका क्या रिमूव कर दिया, फ्लोएम रिमूव कर दिया। तो देखा गया कि इस प्लांट के अंदर जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, मतलब भोजन जो है जो पत्तियों से क्या हो रहा था, नीचे की ओर आ रहा था स्टोरेज होने के लिए। भोजन जो है कहाँ से आ रहा था, पत्तियों से आ रहा था, कहाँ, नीचे रूट में स्टोर होने के लिए। तो देखा गया कि यहाँ पे इस प्लांट के अंदर कंटिन्यू वाटर का कंडक्शन तो चल रहा था, जल का परिवहन तो हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपने जाइलम को रिमूव नहीं किया था बल्कि अपने किसको रिमूव किया था, फ्लोएम को रिमूव किया था। तो देखा गया कि फ्लोएम को रिमूव करने के बाद में उस प्लांट के अंदर फूड का जो कंडक्शन था वो क्या हो गया था, रुक गया था। तो इस तरीके से अपने जो ये वलियन प्रयोग है या जो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है जो किसने किया था, मेलपिगी ने किया था। इस ये प्रयोग है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अपने जाइलम और फ्लोएम दोनों का काम अपने क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ शो की गई कि वास्तव में जो फूड का कंडक्शन करता है वो फ्लोएम करता है, जबकि जो वाटर का कंडक्शन करता है वो कौन करता है, जाइलम करता है। अब यहाँ पे जब बार्क को हटाया गया मतलब उसके अंदर क्या आ चुका है, फ्लोएम आ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि फ्लोएम अगर हटा दिया गया तो यहाँ पे फूड के कंडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। जो जाइलम था या पानी का जो कंडक्शन था वो अभी भी चल रहा था, पानी का परिवहन अभी भी हो रहा था। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान अपने इसका फ्लोएम इसका जाइलम अपने नहीं हटाया था। अब यहाँ पे अपने सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम क्या है, अपने यहाँ पे मैंने जो ये नाम लिखा है, वैसे तो इस सिद्धांत का जो नाम है अभिरंजक द्वारा प्रयोग, या आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट बाय स्टेनिंग। ठीक है, तो देखिए इस मतलब सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या बात की गई थी।
सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है वो भी इस चीज़ को प्रूफ करता है कि प्लांट के अंदर जो वाटर ऊपर की ओर लेके जाता है, मतलब पूरे प्लांट में जल का जो परिवहन करता है वो जाइलम करता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक प्लांट पे किया गया जिसका नाम क्या था, बाल्सम। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लांट का नाम लिखा है बाल्सम, जिसका जो बॉटेनिकल नेम है वो क्या है, इम्पेटाइन्स स्पीसीज। ठीक है, तो इस बाल्सम के प्लांट को क्या किया गया, मान लीजिए ये बाल्सम का प्लांट है, ठीक है, ये बाल्सम का प्लांट है। तो इस प्लांट को क्या किया गया, एक रेड कलर के सॉल्यूशन में डाला गया। जल के अंदर जब अपने सैफ्रनिन डाई डालते हैं, सैफ्रनिन क्या होता है, मतलब एक अभिरंजक होता है जो क्या करते हैं, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को मतलब कलर करने के लिए, ताकि अपने उनके जो पार्ट्स हैं उनको स्टडी कर सके आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इसलिए जो अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं जब लैब के अंदर, तो प्लांट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट उनको अपने डाई करते हैं, उनको रंगते हैं, तो अपने क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की डाई को यूज़ करते हैं, जिसमें से एक सैफ्रनिन होती है। तो क्या किया गया, जब एक मतलब वाटर है, वाटर के अंदर सैफ्रनिन को डाला गया। कौन सी डाई डाली गई, सैफ्रनिन। ठीक है, सैफ्रनिन की जगह बहुत बार अपने को बुक्स में इयोसिन भी लिखा हुआ आता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सैफ्रनिन, इयोसिन ये सब के सब क्या है, मतलब डाई है जिनको क्या करते हैं, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को कलर करने में यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर अपने एक सैफ्रनिन का मतलब किस तरीके से यूज़ होता है, तो अपने को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इयोसिन जो होता है उसको भी कैसे यूज़ किया जाता है। तो क्या किया गया, यहाँ पे जो ये सोल्यूशन जो वाटर है इसके अंदर सैफ्रनिन डाला गया। कुछ देर बाद जब स्टडी किया गया तो इस पूरे प्लांट का जो जाइलम था वो कैसा हो गया, लाल हो गया। क्यों, क्योंकि सैफ्रनिन डाई डालते ही विलियन कैसा हो चुका था, रेड कलर का हो चुका था, लाल कलर का हो चुका था। अब ये पानी जो है वो क्या हो रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है। अब जाइलम लाल हो गया, उसके अलावा पत्तियों की जो शिराएं होती है, ठीक है, शिराएं जहाँ से क्या होता है, वाटर का कंडक्शन होता है, तो देखा गया कि वो सारा का सारा भाग क्या हो गया, लाल हो गया। इसका मतलब ये है कि जो पानी का जो परिवहन करता है वो कौन करता है, जाइलम करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी कैसा था, रेड कलर का था। अब रेड कलर का पानी जहाँ से निकला, जाइलम से निकला, तो जाइलम तभी तो लाल हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के अंदर जो वाटर का कंडक्शन कर रहा है, उसकी पत्तियों के अंदर, उसके शिराओं के अंदर सब के सब रेड कलर देखा गया। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर रेड कलर था। किसकी वजह से आया था, सैफ्रनिन, या फिर आप यहाँ पे जो डाई यूज़ कर सकते हैं, इयोसिन डाई भी अपने यूज़ कर सकते हैं। बस अपने को अपने इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ शो करनी होती है कि जो प्लांट के अंदर वाटर का कंडक्शन कर रहा है, जो जल का परिवहन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है। तो ये जो दोनों के दोनों जो एक्सपेरिमेंट है, सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पे किया गया, बाल्सम के प्लांट पे किया गया, जिसके थ्रू इस बात को प्रूफ किया गया कि प्लांट के अंदर जो वाटर जो होता है उसका जो कंडक्शन करता है वो कौन करता है, जाइलम करता है। अब अपने जैसे ये चीज़ समझ चुके हैं कि जो रसारोहण का मतलब होता है पानी का अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है, किसी भी चीज़ को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वाटर जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है। इसका मतलब कोई फोर्स है जो ऊपर की ओर काम कर रहा है, या फिर प्लांट के अंदर कोई फोर्स है जो क्या कर रहा है, पानी को ग्रेविटेशन फोर्स के मतलब जस्ट अगेंस्ट, उसके जस्ट विपरीत क्या कर रहा है, उसको ऊपर की ओर भेज रहा है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, किसी ने अपनी कोई थ्योरी रखी, किसी ने अपनी कोई थ्योरी रखी। तो असेंट ऑफ सैप को समझाने के लिए टोटल 3 प्रकार की अपने कैटेगरी बनाते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी थी वो थी वाइटल थ्योरीज, ठीक है, जिसको हिंदी में अपने क्या बोलते हैं, जैविक सिद्धांत। तो सबसे पहले जो थे वो कौन से थे, जैविक सिद्धांत थे। 2 नंबर पे जो था वो कौन सी थ्योरी थी, मूल दाब सिद्धांत या रूट प्रेशर थ्योरी। और 3 नंबर पे जो सिद्धांत था वो कौन सा था, भौतिक सिद्धांत। अब कुछ वैज्ञानिक जो थे वो किसका समर्थन करते थे, जैविक सिद्धांत का समर्थन करते थे, या फिर वो ये बात मानते थे कि वास्तव में जो रसारोहण की क्रिया होती है वो प्लांट के जैविक क्रियाओं के कारण होती है, वाइटल थ्योरीज के कारण होती है। तो अगर पहले अपने इन तीनों टर्म्स का मतलब समझे भी, वास्तव में इसका मतलब क्या है। देखिए, जैविक सिद्धांत या फिर वाइटल थ्योरीज के अंदर जितने भी साइंटिस्ट थे, जैसे मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, गोडलेवस्की है, जेसी बोस है, जेनसे है, वेस्टरमेयर है, ठीक है, ये जितने भी साइंटिस्ट थे, यहाँ पे मैंने स्ट्रोसबर्गर लिखा जरूर है, लेकिन स्ट्रोसबर्गर जो है वो इन सबको नहीं मानता था, उसकी अपनी अभी बात करेंगे।
तो यहाँ पे ये जो मैंने 4 साइंटिस्ट बताए हैं, ये सब के सब जो थे ये जैविक सिद्धांत के समर्थक थे। जैविक सिद्धांत का समर्थक का मतलब क्या है कि ये जो वैज्ञानिक थे ये इस बात पे जोर देते थे कि प्लांट के अंदर जो रसारोहण की क्रिया होती है वो प्लांट के अंदर पाए जाने वाले लिविंग सेल्स या फिर जीवित कोशिकाओं की क्रियाओं के कारण होती है। इसलिए अपने इन सभी साइंटिस्ट को किसके अंदर डाला है? जैविक सिद्धांत या फिर वाइटल थ्योरीज के अंदर डाला है। उसके बाद में अब अपने से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे जो वाइटल थ्योरीज जो है जैविक सिद्धांत है मेनली उसके अंदर जो वैज्ञानिक थे वो किस बात पे जोर देते थे, तो किस बात पे जोर देते थे कि जो रसारोहण की क्रिया होती है वो पादप की जैविक क्रियाओं के कारण होती है, मतलब उसकी लिविंग सेल्स के कारण होती है। 2 नंबर पे कौन सा सिद्धांत है? मूल दाब सिद्धांत या फिर रूट प्रेशर थ्योरी। इसको भी अपने पढ़ेंगे। इसमें ये बात कही गई कि कैसे जो होता है रूट के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, पानी को ऊपर की ओर लेके जाता है। उसके 3 नंबर पे जो थे वो कौन से थे? भौतिक सिद्धांत थे, जिनको अपने क्या बोलते हैं? फिजिकल थ्योरीज। फिजिकल थ्योरीज के अंदर जैसे वैज्ञानिक थे, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, बोहेम है, सेचस है, उसके अलावा डिक्सन जोली जो है, ये जो थे साइंटिस्ट ये इस बात को फेवर करते थे कि प्लांट के अंदर जो रसारोहण की क्रिया होती है वो एक भौतिक प्रक्रियाओं के कारण होती है, जिसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके अलावा वाष्पोत्सर्जन और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं? असेंट ऑफ सैप या रसारोहण के अंदर मदद करते हैं। अब अपने को जैसे ध्यान में रखना है कि इस जो मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया इसके अंदर से किस तरीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई साइंटिस्ट का नाम दे दिया, जैसे आपसे पूछा गया कि जैसे जो बॉस है, जगदीश चंद्रा जो बॉस है वो कौन से सिद्धांत के समर्थक थे, आपको जैसे ऑप्शन में दे दिया कि वो जैविक सिद्धांत के समर्थक थे या फिर वो मूलदाब सिद्धांत के समर्थक थे या फिर वो भौतिक सिद्धांत के समर्थक थे, तो अपने को उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, उस क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो ये जितने भी सिद्धांत थे इन सब सिद्धांतों में हर किसी वैज्ञानिक ने अपनी अपनी बात रखी थी। आज के टाइम जो सबसे मान्य जो सिद्धांत है और सबसे सही और वास्तव में रसारोहण को एक बहुत अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेन करता है सभी प्लांट्स के अंदर, वो कौन सा सिद्धांत है? डिक्सन जोली का सिद्धांत है। इसलिए ये हालांकि मैंने ये सारे नाम जरूर लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि हाँ कौन सा साइंटिस्ट जो है उसने मतलब कौन से थ्योरी को उसने अपना समर्थन दिया था, ठीक है, कौन से थ्योरी को उसने फेवर किया था। लेकिन फिर भी इन सब के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी है या सबसे जो एक्सेप्टेड मतलब जो सबसे बढ़िया थ्योरी है जो ये चीज़ समझाती है कि वास्तव में रसारोहण ऐसे होता है, वो कौन सी थ्योरी है? डिक्सन और जोली की थ्योरी है। डिक्सन जोली जो साइंटिस्ट थे इन दोनों ने जो अपना काम किया था इनके सिद्धांत का नाम था ससंजन बल सिद्धांत या फिर और भी बहुत सारे नाम है, वाष्पोत्सर्जन कृषण सिद्धांत या ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो ये जो सिद्धांत है ये क्या था? सबसे सही, सबसे मान्य और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी यही है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जैसे अपने एक एक करके इन सभी सिद्धांतों की बात करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं रिले पंप सिद्धांत की। रिले पंप सिद्धांत है, आपको यहाँ पे प्रत्येक सिद्धांत का नाम भी याद होना चाहिए। मैं भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ले कि जो रिले पंप सिद्धांत है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, तो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? गॉडलेवस्की ने दिया था। अब गॉडलेवस्की मैंने आपको बताया कि ये किसको फेवर करता था? वाइटल थ्योरीज को फेवर करता था। जाहिर सी बात है कि ये साइंटिस्ट ये बात मानता था कि जो जल का परिवहन होता है वास्तव में वो मर्दूतक कोशिकाएं। अब अपने को पता है, चलो ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि जो वाटर का कंडक्शन करता है वो जाइलम करता है। ठीक है, अब आपको पता है जाइलम क्या है? एक उत्तक होता है और उत्तक वो होता है जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जाइलम जो होता है, जाइलम एक उत्तक है और जाइलम में टोटल 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है वाहिकाएं जिनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वेसल्स। दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है? वाहिनिकाएं जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ट्रैकिड्स। ठीक है, 2 ये होगी। तीसरी अपने यहाँ लिख लेते हैं। 3 नंबर पे जो होती है वो जाइलम मर्दूतक होता है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, और 4 नंबर पे जो होती है उसको अपने क्या बोलते हैं? जाइलम रेशे या फिर जाइलम फाइबर। जाइलम रेशे। ये टोटल 4 मतलब सेल्स होती है जो क्या करती है? कंप्लीटली जाइलम का फॉर्मेशन करती है। अब जो गॉडलेवस्की था वो इस बात को मानता था कि जो प्लांट के अंदर जैसे रूट या फिर प्लांट के अंदर जो मज्जा किरनी होती है, मतलब पित्त मेडुलरी जो रेज होती है, जैसे मान लीजिए जैसे ये स्टेम है या फिर जो रूट है, तो इनका जो बिल्कुल बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मज्जा। वहाँ पे मज्जा किरने प्रेजेंट होती है, मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती है।
तो जो गॉडलेवस्की था वो ये मानता था कि जो वाटर का कंडक्शन होता है, हालांकि वो जाइलम से होता है, लेकिन जाइलम के अंदर जो वाटर का कंडक्शन होता है वो एक तो जाइलम मर्दूतक जो होता है वो लिविंग सेल होती है, जीवित कोशिका होती है। बाकी जो ये तीनों कोशिकाएं होती है ये क्या होती है, मृत होती हैं। तो ये मानते थे कि जो वाटर का कंडक्शन होता है वो एक तो मेडुलरी रेज मतलब मज्जा किरणें, प्लस जो जाइलम मर्दूतक की जो सेल्स होते हैं ये क्या करती है, मिलकर क्या करती है, वाटर का कंडक्शन करती है। मतलब ये मानते थे कि वाटर का जो कंडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, लिविंग सेल्स के थ्रू होता है, जो कि क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो वाटर का कंडक्शन होता है वो कौन करती है, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं करती है, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स करते हैं। इसलिए जो गॉडलेवस्की का सिद्धांत था वो क्या हो गया, अमान्य हो गया। उसके बाद में जो 2 नंबर पे जो सिद्धांत आया था वो कौन सा आया था, स्पंदन सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पल्सेशन थ्योरी। और ये कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, जेसी बोस ने दिया था। जेसी बोस जो है ये फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, भारतीय पादप कार्यकी के पिता है, जिन्होंने मतलब अपना एक्सपेरिमेंट जो है उसको शो किया था। जेसी बोस ने अपना जो काम किया था, ये प्लांट का जो नाम था डेस्मोडियम गायरेंस या फिर इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। इस प्लांट के अंदर क्या होती है, एक स्पेसिफिक टाइप की मूवमेंट होती है, पादप गति होती है, उसको अपने अलग से पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट टॉपिक में। लेकिन फिलहाल अपने यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जेसी जो बॉस है, जगदीश चंद्रा जो बॉस है, उन्होंने अपना जो रसारोहण का सिद्धांत समझाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन से प्लांट पे किया था, डेस्मोडियम गायरेंस। तो इनका जो प्लांट का नाम था वो क्या था, डेस्मोडियम गायरेंस, ठीक है, जिसको इंडियन टेलीग्राफ प्लांट या भारतीय टेलीग्राफ पादप भी कहते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया था। तो इन्होंने अपरेटस के तौर पे किसको यूज़ किया था, गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने थोड़ा सा किसके सिद्धांत को समझे, मान लीजिए ये प्लांट का कोई पार्ट है, ठीक है, ये जैसे कोई गैल्वेनोमीटर है, इन्होंने इस गैल्वेनोमीटर को एक निडल से जोड़ लिया, एक सुई से जोड़ लिया, ठीक है। जब इन्होंने इस निडल को प्लांट के मतलब डिफरेंट पार्ट में डालना शुरू किया, तो इन्होंने सबसे पहले इसको एपिडर्मिस में डाला, फिर इसको किस में डाला, कॉर्टेक्स की सेल्स में डाला, कॉर्टेक्स की सेल्स में। कॉर्टेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वल्कुट कहते हैं, ठीक है। तो जब इन्होंने मतलब इस निडल को कॉर्टेक्स वाले पार्ट में डाला तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर के अंदर सुई जो थी वो हिलने लगी। ये जो गैल्वेनोमीटर जो था, इसका ये जो अपरेटस था ये मान देने लग गया। तो जेसी बोस ने कहा कि वास्तव में प्लांट के अंदर जो वाटर का कंडक्शन होता है वो कौन करता है, वल्कुट की सेल्स करती है। वल्कुट की सेल्स जो होती है वो क्या होती है, लिविंग होती है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने मतलब अपना जो सिद्धांत था उसके अंदर ये बात कही अपने इस एक्सपेरिमेंट से कि प्लांट के अंदर जो वाटर का कंडक्शन करता है वो कौन करता है, कॉर्टेक्स करता है, वल्कुट करता है। लेकिन अपने को पता है कि वाटर का जो कंडक्शन करता है वो जाइलम करता है। ये बात ठीक है कि हाँ, कॉर्टेक्स के सेल्स कुछ मदद कर देती होगी पानी को ऊपर की ओर चढ़ाने में, एसेंट ऑफ सैप में, लेकिन वास्तव में जो ये मेन काम करता है कौन करता है, जाइलम करता है। इसलिए जेसी बोस का जो ये सिद्धांत था ये भी ज़्यादा मान्य नहीं हुआ। उसके बाद में 3 नंबर पे जो आया वो जेनसेक का सिद्धांत था। इन्होंने बोला कि जैसे जो वाटर का कंडक्शन होता है वो मतलब लिविंग सेल्स के थ्रू होता है, जीवित कोशिकाओं के द्वारा होता है। उसी तरीके से वेस्टमेयर जो था, ये जो साइंटिस्ट था, ये भी कौन से सिद्धांतों को फेवर करता था, जैविक सिद्धांतों को फेवर करता था। अब यहाँ पे आपको जैसे मैंने जितने भी नाम लिखे सारे के सारे आपको ध्यान में रखने, जैसे जेनसेक का सिद्धांत है, वेस्टमेयर का सिद्धांत, इनके जस्ट आपको नाम ध्यान में रखने हैं। अब ये जो सभी सिद्धांत है यहाँ तक ये सारे के सारे क्या करते हैं, जैविक सिद्धांतों का समर्थन करते थे। उसके बाद में आया स्ट्रोसबर्गर। स्ट्रोसबर्गर एक ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने जैविक सिद्धांतों को ठुकरा दिया। उसने ये बोला कि वास्तव में प्लांट के अंदर जो असेंट ऑफ सैप जो होता है, रसारोहण की जो क्रिया होती है वो जैविक कोशिकाओं की क्रिया द्वारा नहीं होती। इन्होंने अपने इस बात को एक एक्सपेरिमेंट से शो किया। इन्होंने क्या किया, जैसे पिक्रिक एसिड लिया, ठीक है, पिक्रिक एसिड लिया, पिक्रिक एसिड, इन्होंने इस प्लांट को पिक्रिक एसिड के अंदर डाला, ठीक है। पिक्रिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, सेल्स को मार देता है। सेल्स जो होती है पिक्रिक एसिड की प्रेजेंस में डेड हो जाती है। तो सेल जो होती है वो क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। तो इन्होंने देखा कि जब पिक्रिक एसिड के अंदर उस प्लांट का पार्ट मतलब डाला गया तो जो अभी भी उसके अंदर पिक्रिक एसिड जो था वो ऊपर की ओर चढ़ रहा था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मतलब मटेरियल्स का कंडक्शन या वाटर का कंडक्शन लिविंग सेल्स करती, जीवित कोशिकाएं करती, तो वो क्या हो जाती है, मृत हो जाती और पिक्रिक एसिड ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाता। लेकिन
इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा गया कि पिक्रिक एसिड ऊपर की ओर जा रहा था। इसका मतलब वास्तव में प्लांट के अंदर जो वाटर का कंडक्शन करती है वो जाइलम के अंदर पाई जाने वाली वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, वेसल्स और ट्रैकिड्स करती है, जो कि दोनों की दोनों क्या होती है, डेड होती है। अब जाहिर सी बात है, वाहिकाएं और वाहिनिकाओं में से जब पिक्रिक एसिड जाएगा तो वो सेल जो है उसके प्रति मतलब, क्योंकि पिक्रिक एसिड सेल्स को मार देता, वो तो सेल्स ऑलरेडी मृत है, डेड है, तो जाहिर सी बात है उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि जो मतलब कंडक्शन हो रहा है वो पिक्रिक एसिड हो रहा है या कोई और मटेरियल हो रहा है। इसलिए पिक्रिक एसिड के एक्सपेरिमेंट से ये बात शो की गई कि अगर जो वाटर का कंडक्शन है वो लिविंग सेल्स करती तो पिक्रिक एसिड की प्रेजेंस में डेड हो जाती, मृत हो जाती, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रोसबर्गर था उसका ये मानना था कि वास्तव में जो प्लांट के अंदर वाटर का कंडक्शन होता है वो लिविंग सेल्स के थ्रू नहीं होता। इसको मैंने लिविंग सेल के नीचे इसलिए लिखा है ताकि अपने को ये चीज़ ध्यान में रहे कि इन सभी सिद्धांतों का जो अपने ये माने कि जैसे इनका जो विरोधी था या इनको नहीं मानता था वो कौन था, स्ट्रोसबर्गर था। उसके बाद में नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है वो कौन सा आता है, मूलदाब सिद्धांत आता है। तो मूलदाब सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर थ्योरी। तो अब अपने इसकी बात करते हैं मूलदाब सिद्धांत की। मूलदाब सिद्धांत के बारे में जो बताया था सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, और इसको जो मूलदाब जो शब्द दिया था, रूट प्रेशर जो टर्म दी थी वो किसने दी थी, स्टीफन हेल्स ने दी थी, ठीक है। और इसको जो किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो एक्सप्लेन किया था वो किसने किया था, स्टॉकिंग ने किया था। लेकिन यहाँ पे जो मेन जो नाम है, ये सबसे पहले जो वैज्ञानिक का श्रेय जाता है मूलदाब सिद्धांत को समझाने, वो किसको जाता है, जोसेफ प्रिस्टले को जाता है, ठीक है। तो जोसेफ प्रिस्टले जो थे इन्होंने मतलब इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि कैसे जो रूट प्रेशर होता है वो एसेंट ऑफ सैप में मदद कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे मूलदाब सिद्धांत जो है ये मेनली इन दोनों के सिद्धांत के बीच क्या साफ पड़ता है, ठीक है। देखिए किस तरीके से ये जो है वो कुछ बातें जैविक सिद्धांत की लेके चलता है, तो कुछ बातें जो है ये क्या करता है, भौतिक सिद्धांत की लेके चलता है। इसलिए जो मूलदाब सिद्धांत है, जो रूट प्रेशर थ्योरी, इसको मैंने दोनों के बीच में लिखा है। मतलब ये जो सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को जो है वो तो फिजिकल थ्योरी की चीज़ें ये ऐड करता है, तो कुछ बातें जो है वो कौन करता है, जैविक सिद्धांतों से ऐड करता है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रिस्टले जो था उन्होंने मतलब कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। हालांकि जो मूलदाब या जो रूट प्रेशर जो टर्म दी थी वो किसने दी थी, स्टीफन हेल्स ने दी थी। इस सिद्धांत के अंदर क्या बोला गया, जैसे मान लीजिए प्लांट के अंदर मतलब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, मतलब वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा, लेकिन प्लांट की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, कंटिन्यू वाटर को एब्जॉर्व करती है। क्यों, क्योंकि सॉइल के अंदर वाटर का जो अमाउंट होता है वो प्लांट की तुलना में ज़्यादा ही होता है, ठीक है। अब क्या करती है प्लांट के जो रूट के जो सेल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये रूट हेयर है, ठीक है, उसके अंदर ये जो है वो एपिडर्मिस है, उसके बाद में ये क्या है, कॉर्टेक्स की सेल्स है, उसके अंदर क्या आता है, एंडोडर्मिस आता है, और अंदर क्या आता है, जाइलम आता है, ठीक है, ये क्या है, जाइलम है। तो जो वाटर है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू रूट हेयर के थ्रू अंदर की ओर एब्जॉर्ब हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए ट्रांसपिरेशन ऊपर से नहीं हो रहा, मतलब पानी जो ऊपर से नहीं निकल रहा, और नीचे से क्या हो रहा है, कंटिन्यू वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। इसकी वजह से जो ये पैरेन्काइमा सेल्स जो होती है, मर्दूतक जो कोशिकाएं होती है, इनके अंदर क्या होता है, ज़्यादा पानी आने की वजह से इन सेल्स के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और उसी प्रेशर को अपने क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर, ठीक है, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मूलदाब। इसको अपने एक और एक्सपेरिमेंट से क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, इस तरीके से ये इसकी रूट है। अगर आप इस प्लांट को यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपने इस प्लांट को कट कर दिया तो ये प्लांट ऐसा हो गया। फिर आप देखें कि इस कटे हुए पार्ट पे क्या होता है, इस तरीके से पानी की बूंदें से आने लग जाती है। इसका मतलब नीचे से कोई प्रेशर है जो क्या कर रहा है, ऊपर की ओर पानी को धक्के मार के ऊपर की ओर चढ़ा रहा है। ये जो पानी की बूंदें जो आई है इस कटे हुए पार्ट के ऊपर, ये किस चीज़ को प्रूफ करती है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, रूट प्रेशर है। अब जैसे अपनी बात करें कि जो मूलदाब होता है जरूरी नहीं सभी प्लांट्स के अंदर होता है, जिम्नोस्पर्म में तो बिल्कुल भी रूट प्रेशर नहीं होता, लेकिन जो छोटी हाइट के प्लांट होते हैं उनके अंदर रूट प्रेशर जो होता है वो होता है, प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, रसारोहण के अंदर मदद कर सकता है। अब जैसे अपने बात करें कि वास्तव में रूट प्रेशर कैसे पानी को ऊपर चढ़ाने में मदद करता होगा, जैसे अपनी बात करें कि मान लीजिए जैसे कोई छोटी सी हाइट का प्लांट है, ठीक है, छोटी सी हाइट का प्लांट है, ये उसकी रूट है।
तो क्या कर रही है, रूट जो है वो कंटिन्यू वाटर को एब्जॉर्व कर रही है। क्लियर है। अब पानी जो है वो रूट के अंदर जाता जाएगा और रूट के अंदर क्या होता जाएगा, पानी ज़्यादा आने की वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसको अपने क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। वो रूट प्रेशर क्या करेगा, धक्के मार के ऊपर पानी को चढ़ाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे जो छोटे हाइट के प्लांट है वो तो क्या, उन छोटे हाइट के, अब उनका हाइट छोटी है, स्टेम उनका छोटा है, तो उनके अंदर तो रूट प्रेशर जो है वो सफिशिएंट है पानी ऊपर चढ़ाने के लिए। मैक्सिमम अगर किसी प्लांट के अंदर रूट प्रेशर जो होता है तो लगभग 2 एटमॉस्फेयर होता है, 2 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है। तो इतना जो प्रेशर होता है, जो मूल दाब होता है, वो छोटी हाइट के जो प्लांट होते हैं, जैसे अपने बात करें अरबी है, उसके अलावा आलू है, उसके अलावा जो दूब घास होती है, अपने देखते हैं अर्ली मॉर्निंग जो दूब घास होती है उनके उसके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा पानी की बूंदें होती हैं। हालांकि वो पानी की बूंदें जो आई है वो कौन सी प्रक्रिया से आई है, बिंदु स्रावण की क्रिया से आई है, लेकिन वो जो बिंदु स्रावण भी जो हो रहा है, पानी की बूंदें जो आ रही है वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से आ रही है, रूट प्रेशर की वजह से आ रही है, मूल दाब के कारण आ रही है। क्यों? क्योंकि दिन के नाइट में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता नहीं है, ऊपर से पानी निकल नहीं रहा, नीचे से कंटिन्यू पानी आ रहा है। ठीक है। उस पानी की वजह से क्या क्रिएट हो गया, रूट प्रेशर क्रिएट हो गया, और उस रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है, पानी जो होता है नाइट में धक्के मार के ऊपर चढ़ता है, और अर्ली मॉर्निंग वो पानी जो होता है वो अपने को छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देता है, और इस प्रक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, बिंदु स्रावण या फिर गटेशन। लेकिन अब जो लंबे हाइट के जो प्लांट होते हैं, या आप ऐसे बोले वुडी जो प्लांट होते हैं, काष्ठीय जो पौधे होते हैं, उनके अंदर पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए कम से कम 12 एटमॉस्फेयर प्रेशर की नीड रहती है, 12 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इसका मतलब जो लंबी हाइट के जो प्लांट होते हैं या बड़े जो काष्ठीय पौधे होते हैं, उनके अंदर इस रूट प्रेशर के द्वारा पानी ऊपर की ओर चढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इन प्लांट्स के अंदर पानी जो ऊपर चढ़ता है वो किसी अनदर मैकेनिज्म की वजह से चढ़ता है। इसलिए मूल दाब सिद्धांत जो है वो सिर्फ छोटी हाइट के जो प्लांट है उनके लिए तो एप्लीकेबल है, क्योंकि छोटी हाइट के जो प्लांट होते हैं उनकी हाइट छोटी है तो रूट प्रेशर उनके अंदर पानी ऊपर चढ़ा सकता है। लेकिन जो लंबी हाइट के प्लांट है उनके अंदर रूट प्रेशर जो है वो इतना सफिशिएंट प्रेशर नहीं है कि वो पानी ऊपर की ओर चढ़ा सके। इसलिए मूल दाब सिद्धांत जो है वो लंबी हाइट के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर रसारोहण के इस मेथड को समझाने में असफल हो गया। सिर्फ छोटे हाइट के जो प्लांट होते हैं, जैसे अपने बात करें दूब घास है, अरबी है, आलू है, पोटैटो वगैरह है, इन सब प्लांट के अंदर जो रसारोहण या पानी ऊपर चढ़ाने का जो प्रोसेस है वो जो है वो रूट प्रेशर की वजह से पॉसिबल हो सकता है। और मैक्सिमम जो रूट प्रेशर होता है वो 2 एटमॉस्फेयर होता है। रूट प्रेशर का जो मेजरमेंट किया जाता है वो मैनोमीटर से किया जाता है, तो अपने को ध्यान में रखना है मैनोमीटर। अपरेटस का नाम इंपॉर्टेंट है। तो रूट प्रेशर का जो मेजरमेंट करते हैं वो कौन से अपरेटस के थ्रू करते हैं, मैनोमीटर के थ्रू करते हैं। तो जो मैनोमीटर है वो सभी प्लांट्स में नहीं होता। जैसे अपने बात करें जिम्नोस्पर्म में तो बिल्कुल भी रूट प्रेशर देखने को नहीं मिलता। तो ये जो थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी, ये जो है रसारोहण को सिर्फ छोटे प्लांट्स के अंदर समझाने के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आते हैं वो कौन से सिद्धांत आते हैं, भौतिक सिद्धांत आते हैं, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल थ्योरी। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले बात करते हैं बोहम का केशिकीय सिद्धांत या कैपिलरी थ्योरी ऑफ बोहम। तो इसके अंदर देखिए क्या बोला गया। बोहम ने माना कि जो रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है मेनली 2 कारकों की वजह से होती है। एक तो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और सेकंड क्या होता है, केशिकीय। जैसे मान लीजिए ये प्लांट का जाइलम है, ठीक है, और ये क्या है, वाटर का पार्टिकल है। तो क्या होता है, वाटर के पार्टिकल पे क्या होता है, चारों तरफ से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, वायुमंडलीय दाब लगता है। उस दाब की वजह से जो वाटर का पार्टिकल होता है वो क्या करता है, जाइलम का जो खाली स्पेस है, या आप ये बोल सकते हैं कि जो कैपिलरी स्पेस है, केशिकीय, ये जो एक पतली मतलब बहुत ही थिन जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, कैपिलरी, जिसका डायमीटर जो होता है या इसका जो व्यास जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, पानी जो होता है उसके ऊपर पानी के जो पार्टिकल्स हैं उन पे प्रेशर लगता है, और उस प्रेशर की वजह से पानी जो होता है वो जाइलम जो है यहाँ पे कैपिलरी के समान शो किया हुआ है। तो जैसे अपने यहाँ पे बात की, मान लीजिए ये वाटर है,
ठीक है। एक तो मतलब चौड़ी जो डायमीटर की है एक ट्यूब है, नली है, उसके अलावा एक पतली ट्यूब है, ठीक है। तो वाटर जो होता है वो मान लीजिए इसके अंदर सिर्फ यहाँ तक चढ़ता है, तो जो पतली जो ट्यूब होगी उसके अंदर वाटर जो होता है वो काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ जाता है, यहाँ तक चढ़ जाता है। तो पानी का इतनी ऊंचाई तक चढ़ जाना, इसी को अपने क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी या फिर केशिकातव। तो इन्होंने माना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस कैपिलरिटी के वजह से क्या होता है, पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। ये जो सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था, बोहेम ने दिया था। लेकिन ये जो थ्योरी है ये सिर्फ 32 फीट तक के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर ये थ्योरी एप्लीकेबल है, मतलब उनके अंदर इन दोनों मेथड की वजह से पानी ऊपर की ओर चढ़ सकता है, रसारोहण की वजह से पानी ऊपर की ओर चढ़ सकता है। लेकिन जो 32 फीट से जो ज़्यादा लंबी हाइट के प्लांट है उनके अंदर ये थ्योरी जो है एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है सेचिस का सिद्धांत, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, अंतःचूषणवाद दिया था या फिर इम्बाइबेशन थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या बोला कि जैसे जाइलम की जो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती हैं, मान लीजिए जैसे ये जाइलम है, ठीक है, जाइलम की ये वाहिका है, दूसरी मान लीजिए ये वाहिनिका है, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो वाहिकाएं और जो वाहिनिकाएं होती है, ट्रैकिड्स और जो वेसल्स होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, जाइलम का ही पार्ट है। एक जाइलम के अंदर जैसे टोटल 4 भाग होते हैं, ये पूरा जाइलम है, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम रेशे और जाइलम मर्दूतक, जिसमें से जाइलम मर्दूतक तो कैसी होती है, लिविंग सेल होती है, बाकी तीनों क्या होती है, डेड सेल होती है। तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे इनके जो वॉल होती है वो क्या करती है, इम्बाइबेशन मतलब अंतःचूषण की प्रक्रिया द्वारा जल को ग्रहण करती है और पानी को ऊपर ले जाने में मदद करती है। लेकिन वास्तव में पानी जो होता है अकेली सेल वॉल के थ्रू ऊपर की ओर नहीं चढ़ सकता। अंदर जो खाली अवकाश होता है इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमन। जो वाहिका और वाहिनिकाओं का अंदर का जो स्पेस होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, ल्यूमन। तो ल्यूमन भी क्या करता है, वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है। इसलिए ये सिद्धांत जो है ये भी क्या हो गया, अमान्य हो गया। मतलब इतना अच्छा सिद्धांत नहीं है जो पानी को ये बात समझा सके कि रसारोहण जो होता है वो कैसे ऊपर तक होता होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा सिद्धांत आता है, डिक्सन जोली का सिद्धांत आता है, जो कि सबसे मान्य और सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं डिक्सन जोली सिद्धांत की। डिक्सन जोली सिद्धांत में इन्होंने मेनली 3 चीज़ों पे मतलब फोकस किया था। सबसे पहला जो था वो था आसंजन बल, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एडहेसिव फोर्स। सेकेंड नंबर पर जो था वो ससंजन बल, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कोहेसिव फोर्स। और 3 नंबर पर इन्होंने जो फोर्स किया था, जो मतलब अपने बात का जो बल दिया था या अपने बात के अंदर उन्होंने उस चीज को कंसीडर किया था, वो कौन सा था, ट्रांसपिरेशन पुल या फिर वाष्पोत्सर्जन कृषण। डिक्सन जोली का जो ये सिद्धांत है इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। जैसे अपने बात करें, इसको ससंजन बल सिद्धांत भी बोला जाता है, इसको वाष्पोत्सर्जन कृषण सिद्धांत भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स थ्योरी या फिर इसको ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी कहते हैं। ये जो सिद्धांत दिया था डिक्सन और जोली ने दिया था, कब दिया था, 1894 में दिया था। और इसको बाद में इस सिद्धांत को जो एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो किसने किया था, डिक्सन ने किया था 1914 के अंदर। देखिए इस सिद्धांत के अंदर क्या बात थी, मान लीजिए ये जाइलम है, ठीक है, ये क्या है, वाटर के पार्टिकल्स है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए 3 बातों पर जोर दिया। सबसे पहला था क्या था, ससंजन बल, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। समान अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, समान अणुओं के बीच। अब जैसे मान लीजिए जल के अणु है, तो जैसे ये वाटर का अणु है, ये वाटर का अणु है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कौन सा बल है, ससंजन बल है, ठीक है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन है। सेकंड, ये जाइलम की वॉल है और ये जल का अणु है, ये दोनों क्या है, असमान अणु है। और असमान अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, आसंजन बल, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। तो ये जाइलम की वॉल है, ये वाटर का अणु है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कौन सा बल है, आसंजन बल है, ठीक है। अब इस थ्योरी के अंदर क्या बात की गई कि ससंजन बल मतलब जल के अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन है, उसके अलावा जो इसकी जाइलम की वॉल है, जाइलम की वॉल और जो जल का जो पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है ये कौन सा, आसंजन बल। इन दोनों बलों की वजह से क्या होता है, जो जाइलम होता है उसके अंदर वाटर का एक कॉलम बन जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, वाटर कॉलम, जिसकी वजह से पानी जो होता है बीच में से कहीं नहीं टूटता है और पानी की क्या होती है, कंटिन्यूटी रहती है। चलो ये बात अपने को समझ में आ गई कि पानी जो होता है वो कैसे एक दूसरे को मतलब बांध के रखता है, कैसे वाटर जो होता है
उसका मतलब एक मतलब फ्लो बना रहता है। लेकिन यहाँ पे बात ये चल रही है कि जो बहुत लंबी हाइट के जो प्लांट होते हैं वो उन प्लांट्स के अंदर कैसे पानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत विपरीत ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पता है प्लांट का जो टॉप पार्ट होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, लीफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब लीफ से क्या होता है, कंटिन्यू ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। उस वाष्पोत्सर्जन की वजह से क्या होगा, ऊपर की ओर पानी उड़ेगा। ठीक है, ऊपर पानी उड़ेगा तो इन सेल्स का क्या हो जाएगा, डीपीडी बढ़ जाएगा। डीपीडी का मतलब क्या, तो डिमांड ऑफ वाटर। तो जब इनके अंदर पानी कम हो चुका है तो जाहिर सी बात है डीपीडी बढ़ेगी, उसकी वजह से पानी क्या करेगा, कंटिन्यू ऊपर की ओर चढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी को खींचा जा रहा है, तभी तो इसको मैंने यहाँ पे तीसरा क्या लिखा है, वाष्पोत्सर्जन कृषण मतलब ट्रांसपिरेशन पुल। तो अब चाहे कोई भी प्लांट कितनी भी हाइट का प्लांट है तो जाहिर सी बात है कि उसके टॉप पार्ट पे क्या हो गया, लीफ वगैरह प्रेजेंट होते हैं और वो प्लांट क्या करता है, क्या ट्रांसपिरेशन करता है। ट्रांसपिरेशन ही एक ऐसा फोर्स है जो प्लांट के अंदर इतनी लंबी दूरी तक और गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत क्या कर रहा है, पानी को ऊपर की ओर खींचने में मदद कर रहा है। इसलिए मैंने इसको किस में लिखा है, भौतिक सिद्धांत में, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन है वो एक फिजिकल मैकेनिज्म है जो क्या होता है, इन्वायरमेंट के जो फैक्टर होते हैं उनसे ये इफेक्ट रहता है। और जो रसारोहण है उसको समझाने के लिए जो सबसे सही सिद्धांत है और सबसे मान्य सिद्धांत है वो कौन सा है, डिक्सन जोली का सिद्धांत है। अब वाष्पोत्सर्जन की वजह से पानी ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। अब एक बार जब पानी ऊपर चला गया तो पानी का एक कॉलम बन जाए, कंटिन्यू पानी चलता रहेगा, पानी बीच में से कहीं से भी ब्रेक नहीं होगा, पानी का कॉलम नहीं टूटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दो जो फोर्स है, ससंजन बल और असंजन बल, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, या ये दोनों क्या करेंगे, पानी की कंटिन्यूटी को मेंटेन करेंगे, ये पानी को ब्रेक नहीं होने देंगे। अब जैसे अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन से फोर्स होते हैं जो वाटर कॉलम मतलब पानी की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं, तो वो कौन कौन से फोर्स है, ससंजन बल और असंजन बल। अब यहाँ पे इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, प्लांट का जो स्टेम है या उसका जो जहाँ पे पानी चल रहा है उसके अंदर क्या होता है, एक प्रेशर सा बन जाता है जिसको अपने क्या बोल सकते हैं, द्रवस्थैतिक दाब या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, पानी कंटिन्यू ऊपर की ओर चलता रहता है। अब जैसे अपने बात करें कोहेसिव जो फोर्स होता है उसका जो मान होता है वो लगभग 46 एटमॉस्फेयर से लेके 230 एटमॉस्फेयर तक हो सकता है। ठीक है, और वास्तव में सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है जो पानी को मतलब एक उसको जो मेंटेन कर रहा है, एक वाटर का जो कॉलम बना रहा है, वो कौन सा बल है, असंजन बल है। अब यहाँ पे अगर अपनी बात करें कि वाटर कॉलम जो होता है उसको मेंटेन कौन कर रहा है, तो उसको मेंटेन कौन कर रहा है, ससंजन और असंजन। लेकिन मेन अगर आपको मान लीजिए ए ऑप्शन में ससंजन दे दिया, बी ऑप्शन में असंजन दे दिया, देन कौन सा आंसर आएगा, ससंजन बल, क्योंकि ससंजन बल जो होता है ये क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, सॉरी ये असंजन बल में नहीं आएगा, ये ससंजन में आएगा, क्योंकि ससंजन होता है जो कि 46 एटमॉस्फेयर से लेके 207 एटमॉस्फेयर, ठीक है, इतना होता है। पहले मैंने शायद 246 लिखा था, गलत है, वो 207 होता है। तो ससंजन बल जो होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो क्या कर रहा है, वाटर का कंडक्शन ऊपर करने में मदद कर रहा है, और यही वो फोर्स है जो क्या कर रहा है, पानी का कॉलम एक मेंटेन कर रहा है। अब आपने सोचे कि वो कौन कौन से फोर्स होते हैं जो पानी को ऊपर चढ़ने से रोकता है। जैसे पानी का भार, जो पानी का जो भार है उसकी वजह से क्या होता है, पानी जो होता है वो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, सेकंड जो अब जैसे जाइलम है तो जाइलम के अंदर जाइलम जो है कहीं से नैरो है कहीं से चौड़ा है, तो उस टाइम क्या होता है, वाटर के कंडक्शन में प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, जो अंतरकोशिकीय जो अवकाश होता है वो भी क्या करता है, वाटर के कंडक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन वो प्रेशर इतना नहीं हो सकता कि वाटर के कंडक्शन को या पानी के ऊपर जाने से रोक दे। ठीक है, तो इसलिए जो ये तीसरा सिद्धांत है, डिक्सन जोली का जो सिद्धांत है, ये क्या है, सबसे मान्य सिद्धांत है, सबसे ज़्यादा सही सिद्धांत है, और यही वो सिद्धांत है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है कि जो लंबी हाइट के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर कैसे रसारोहण की क्रिया होती होगी। आज के टाइम जो सबसे ज़्यादा थ्योरी मानी जाती है वो इसी की मानी जाती है। इसके अंदर मैंने एक चीज़ और लिखी है, केशिका था, इन्होंने इस चीज़ को भी माना था कि जो
जो जाइलम होता है उसका जो जाइलम जो होता है बहुत ही थिन होता है, कैपिलरी फॉर्म में होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ने में मदद मिलती है। लेकिन अकेले केशिका तल से पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता। ये सारी चीज़ें जब मिलकर एक साथ काम करेगी तो वो वाटर के कंडक्शन में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो ये जो अपना रसारोहण जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको इसके अंदर साइंटिस्ट के नाम वगैरह ध्यान में रखने हैं, जैसे जो रिले पंप सिद्धांत है गॉडलिवस्की ने दिया था, जेसी सिद्धांत का स्पंदन सिद्धांत, जेसी जो बॉस है जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने स्पंदन सिद्धांत, पल्सेशन कर, उन्होंने बोला कि पानी जो होता है वो मतलब ऐसे से करके ऊपर चढ़ता है, ठीक है, इस तरह के स्पंदन करके ऊपर चढ़ता है, मतलब पल्सेशन की तरह ऊपर चढ़ता है, तो इसलिए इसको पल्सेशन थ्योरी बोला। और जैविक सिद्धांतों का सबसे पहले जो विरोधी था वो कौन था, स्ट्रॉसबर्गर था। उसके अंदर मूलदाब सिद्धांत जो प्रिस्टले ने समझाया था। एक चीज़ और, मूलदाब जो होता है जब ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ठीक है, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, नीचे से पानी आ रहा है, उस टाइम क्या होता है, मूलदाब ज़्यादा होता है। इसका मतलब नाइट में मूलदाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नाइट के अंदर ट्रांसपिरेशन नहीं होता। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बारिश के टाइम भी मूलदाब ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बारिश के टाइम वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो वाष्पोत्सर्जन को कम करती है, और जो वाटर अब्जॉर्प्शन को, अब जैसे देखा जाए कि मान लीजिए वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है और मिट्टी में प्राप्य मृदा जल है, ठीक है, तो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ऑब्जर्व करेगा, उस कंडीशन में रूट प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये जो अलग अलग कंडीशंस होती है ये क्या करती है, मतलब रूट प्रेशर को क्रिएट करती है। अब अगर अपने बात करें रसारोहण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रसारोहण को प्रभावित करते हैं, तो बिल्कुल आसान से हैं। अगर अपने को रसारोहण समझ में आ चुका है देन अपने को इसके फैक्टर समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अपने बात करें, जब किसी प्लांट में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो क्या रसारोहण ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, पानी ऊपर से कंटिन्यू जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे कंडीशन में क्या होगा, पानी मतलब रसारोहण का मतलब क्या, पानी का यहाँ से जड़ से ऊपर की ओर जाना, तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो रसारोहण ज़्यादा होगा। अब ट्रांसपिरेशन जो होता है उसको एक आवश्यक बुराई बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन को। आवश्यक क्यों है? क्योंकि अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो रसारोहण रुक जाएगा। अब जब रसारोहण रुक जाएगा, पानी के अंदर जब प्लांट के अंदर पानी ऊपर नहीं जाएगा तो उस पानी के अंदर पाए जाने वाले कितने सारे मिनरल्स ऊपर क्यों नहीं जा पाएंगे। अब जो मिनरल्स वगैरह होते हैं पानी के अंदर डिजोल्व होकर जाते हैं, उसके अंदर मतलब प्रेजेंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे कंडीशन के अंदर जब वाष्पोत्सर्जन रुक जाएगा तो रसारोहण के प्रोसेस में भी प्रॉब्लम आएगी। उसके अलावा अगर मूल दाब ज़्यादा होगा तब रसारोहण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यस, रूट प्रेशर अगर होगा तो उस टाइम आप एक चीज़ देखिए, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तभी तो रूट प्रेशर है, ठीक है। अब वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा देन जो रसारोहण की क्रिया होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो रसारोहण को प्रभावित करते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए एनवायरनमेंट में गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी क्या करेगी, एयर जो है बहुत तेज़ी से हवा चल रही है, वो भी सारी चीज़ें रसारोहण को बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें क्या करेगी, वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाएगी। तो ये अपना जो रसारोहण का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।